India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। गोमा कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में दोनों पक्षों ने दी दलीलें। मुस्लिम पक्ष ने कहा मामला सुनवाई के योग्य नहीं। हिंदू पक्ष का दावा शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया, अब सोमवार को होगी सुनवाई। सहारा ग्रुप को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। कहा सहारा ग्रुप की 9 कंपनियों की जांच पर रोक गलत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी शर्जील इमाम को राजद्रोह केस पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने की इजाजत। राजद्रोह कानून फिलहाल है स्थगित, भड़काऊ भाषणों के लिए दर्ज है एफआईआर। चंडीगढ़ में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की प्रशासन की मुहिम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लगा झटका। कहा झुग्गियों में रहने वाले भी देश के नागरिक, केंद्र को पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में बात सबसे पहले ज्ञानव्यापी मामले की, जिसमें अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अब सोमवार को भी बहस जारी रहेगी। दरअसल आज कोर्ट में 2 घंटे बहस चली। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अभयनाथ यादव और मुमताज ने दलीलें रखी कि इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते हुए नजर आए। इसके बाद जिला जज ने 30 मई की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय कर दी है। कोर्ट में दोनों पक्षों से 36 लोग मौजूद रहे। वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं। शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, यहाँ शिवलिंग है ही नहीं। अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत बहस चल रही है। मुस्लिम पार्टी द्वारा 1991 के इस अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का हवाला दिया गया। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि पार्टियों को मस्जिद के शीर्षक का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुमताज अहमद भी पेश हुए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायाधीश को सूचित किया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग को चक्री से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिला न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटाया गया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने मुस्लिम पक्षकार की ओर से दलीलें जारी रखी। कोर्ट रूम से तेज बहस की आवाजें आ रही थी। इधर 1.5 घंटे से सुनवाई जारी रही। मुस्लिम पक्ष चिंता जाहिर करता हुआ नजर आया कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। उनका कहना है कि अफवाहों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है, जिसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का अधूरा राय मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष ने आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई। सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय या एसएफआईओ द्वारा दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया। शीर्ष अदालत ने सहारा ग्रुप से जुड़ी 9 कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने का दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा अंतरिम स्तर पर जांच को रोकना अनुचित था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस फैसले का उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका के गुण दोष या मैरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने सहारा समूह से जुड़ी 9 कंपनियों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित 2 आदेशों के संचालन और क्रियान्वयन पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने समूह से संबंधित कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने सहारा समूह से जुड़ी 9 कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली SFIO द्वारा दायर की गई याचिका को अनुमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में सहारा समूह की 9 कंपनियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया था। इसे गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय या SFIO ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ SFIO जांच पर रोक लगाने वाला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं था। आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ये आदेश जारी कर मामले की पूरी जांच को ही रोक दिया। इस तरह का आदेश सिर्फ असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद 2 महीने में हाईकोर्ट में मामले को तेजी से निपटाया जाएगा। इस मामले में सहारा समूह की ओर से कहा गया है कि इस तरह SFIO कंपनियों की जांच नहीं कर सकता है। नियमों के मुताबिक एजेंसी को ऐसी कंपनियों की जांच की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस TY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ ने SFIO की याचिका को अनुमति दी है। बता दें कि बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ हाल ही में एक अन्य पीठ द्वारा लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता SFIO की ओर से कुछ आशंका थी। मेहता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। SFIO ने दिल्ली हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को SFIO की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की कंपनियों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। चलिए बात तब करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उसे देश के राजद्रोह के सभी मामलों की कार्यवाही स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की अनुमति दे दी गई है। इमाम को 2019 में CA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। इमाम ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए निचली अदालत के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को निचली अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी है। शर्जील इमाम ने IPC की धारा 124A में दर्ज FIR पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर दिया, जिसमें IPC की धारा 124A पर केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया। विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमानत आवेदन को पहले विशेष अदालत के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए और अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जाएगी। याचिका में कहा गया कि शर्जील लगभग 28 महीने से जेल में है, जबकि 124A को छोड़ संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 साल कैद है। अर्जी में दलील दी गई है कि शर्जील को लगातार जेल में रखना न्याय संगत नहीं है, इसलिए अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के 2014 फैसले पर विश्वास जताया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि मकोका और यूएपीए के कानून के तहत अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन को विशेष न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित करना होगा और उससे पहले सीआरपीसी की धारा 439 या फिर धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष मामला नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्करण की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश देकर अंतरिम जमानत आवेदन का निपटारा किया। शर्जील को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए के तहत कथित अपराध को बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार अदालत ने इमाम को जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों को सूचीबद्ध किया और साथ ही मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई 26 अगस्त को पोस्ट की। इससे पहले जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि इमाम जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसकी गंभीरता को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को उन सफाई कर्मियों के न्यूनतम वेतन का बकाया 8 सप्ताह के भीतर चुकाने का निर्देश दिया है। सफाई कर्मी मार्च 2015 से 100 रुपए प्रति माह के मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने मई 2022 से सफाई कर्मियों को बिना किसी ब्रेक के नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने SLP पर विचार करते हुए जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के 15 मई 2019 के आदेशों पर विचार करते हुए निर्देश जारी किए, जिसमें उसने LPO को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि बार बार निर्देशों के बावजूद सफाई कर्मियों को प्रति माह केवल 100 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। जिला कुपवाड़ा के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तत्कालीन जिला ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा पार्ट टाइम स्वीपर ने जम्मू हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें वेतन वृद्धि के बिना समान वेतन के अनुदान को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 6 नवंबर 2015 को उनके पक्ष में बकाया न्यूनतम वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि 6 नवंबर 2015 के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा था और उस पर सफाई कर्मियों द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश के माध्यम से पहले के आदेश की पुष्टि की और फिर से निर्देश दिया कि सफाई कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी रुपए की सीमा 4500 रुपए प्रति महीने तक का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके बाद विभाग के आदेश के विरुद्ध LPA को प्राथमिकता दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने मानने से इनकार किया और अपेक्षित आदेश पारित किया। चाइनीज नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से 30 मई तक राहत मिली है। ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में 30 मई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले CBI की ओर से दर्ज किए गए मामले में कार्ति को पहले से जमानत मिल चुकी है। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने की कथित अनियमितता के सिलसिले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। इस कथित घोटाले को समय उजागर किया गया जब कार्ति के पिता P चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने इसी मामले में CBI की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA के आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। CBI की प्राथमिकी में कहा गया कि ये मामला कार्ति चिदम्बरम और उनके करीबी S भास्कर रमन को वेदांता समूह की कंपनी दलवंडी साबो पावर लिमिटेड के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 50 लाख रुपए की रिश्वत दिए जाने के आरोपों से संबंधित है। ये कंपनी पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रही थी। CBI ने पिछले हफ्ते चिदम्बरम परिवार के परिसरों पर छापे मारे थे और भास्करन को गिरफ्तार किया था। संभावना है कि कार्ति चिदम्बरम भी पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होंगे। ये INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों के बाद कार्ति चिदम्बरम के विरुद्ध धन शोधन का तीसरा मामला है। ईडी पिछले कुछ सालों से INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामलों की जांच कर रही है। वहीं चंडीगढ़ में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की यूटी प्रशासन की मुहिम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। शाहपुर राजीव कॉलोनी को गिराने की चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट ने केंद्र को पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा, जिन लोगों ने झुग्गियां बनाई हैं, भले ही जमीन उनकी नहीं
लेकिन वो भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें भी जीवन का अधिकार है। ऐसे में केंद्र सरकार का सक्षम अधिकारी पुनर्वास को लेकर हलफनामा दाखिल करे। राजेंद्र कुमार और अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 14 मई को नोटिस जारी करते हुए उन्हें कॉलोनी खाली करने के लिए कहा था। याची ने बताया कि कॉलोनी में सभी लोग करीब 3 दशक से रहते हैं। उन्हें बिजली के कनेक्शन, सीवर और पानी आदि के कनेक्शन देकर प्रशासन इस कॉलोनी को एक तरह से मान्यता देता रहा है। यहाँ के निवासियों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इसी पते पर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हाल ही में इस निगम चुनाव में यहाँ के निवासियों ने वोट भी दिया है। इसके बावजूद अब उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। फैसले से 5000 लोग सड़क पर आने को मजबूर। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या जिन लोगों को बेघर किया जा रहा है उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास होगा? इस पर प्रशासन की ओर से बताया गया कि इसके तहत प्रावधान के लिए निर्माण की स्थिति में 25% सब्सिडी के लिए आवेदन करना होता है, जो याचिकाकर्ताओं ने नहीं किया। चंडीगढ़ छोटा सा शहर है और इसके इतने छोटे क्षेत्रफल को देखते हुए बाकी के 3 प्रावधानों को चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनाया ही नहीं है। इधर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल योजना का चंडीगढ़ के लोगों को कुछ खास लाभ नहीं मिला है। पक्के मकान के लिए करीब 1.25 लाख लोगों ने आवेदन किया। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने कौशल के खेल और मौके के खेल या गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस के बीच अंतर करने के लिए सुनवाई की। कोर्ट ने तय करने के लिए कानून के तहत क्या अनुमति है, एक नियामक संस्था का गठन करके ऑनलाइन गेमिंग के नियम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से दिल्ली सरकार को प्रतिवादी पक्ष के रूप में पेश करने के लिए कहा, क्योंकि जुआ भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में सूची 2 के तहत प्रविष्ट 34 के तहत राज्य का विषय है। इसी तरह के मुद्दों को उठाते हुए एक अन्य रिट याचिका के साथ मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं एडवोकेट अतुल बत्रा द्वारा दायर मौजूदा जनहित याचिका में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और ऐसे खेलों को रोकने के लिए जो कौशल का खेल नहीं है, उसे आयोग द्वारा अनुशंसित एक नियामक निकाय बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए परमादेश के रिट की मांग की गई है। इस मामले में गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और खेल मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लीगल फ्रेमवर्क गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग, साथ ही इन क्रिकेट इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिश के बावजूद कौशल के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के कई तरह के खेल चल रहे हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग नियमों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से निर्देश मांगता है और शिकायत निवारण तंत्र के साथ ऑनलाइन गेम को पूर्व अनुमोदित करने के लिए एक नियामक स्थापित करता है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता वैभव घग्गर ने अदालत को बताया, संबंधित मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इससे पहले पूर्व सीएम ओपी चौटाला खुद व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे। सुबह चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी उम्र 87 साल की है और लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं। उनके पास 7% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन अब वो 90% दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है, अपने कपड़े भी वो खुद नहीं बदल पाते। इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। वो जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं उन्होंने पास की। वहीं सीबीआई के वकील ने दलील दी कि पूर्व सीएम को कम सजा देने के गलत संदेश जाएगा। चौटाला को अदालत ने 21 मई को दोषी करार दिया था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चौटाला के खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व सीएम के खिलाफ सीबीआई ने 2005 में ये मामला दर्ज किया था। 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला के बयान दर्ज हुए थे। सीबीआई ने चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने 2005 में दर्ज कराया था। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189% अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी वैध आय
39.27% अधिक संपत्ति पाई गई, जबकि मई 1993 से मई साल 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपए रही। अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच आयकर आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ रुपए की कमाई से 5 गुना अधिक थी। वहीं मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली। इसमें दिल्ली, पंचकुला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है। आज इस बात के ऊपर बहस हुई कि जी इस मुकदमे के अंदर कितनी सजा देनी चाहिए। हमारी तरफ से मैक्सिमम सजा की रिक्वेस्ट की गई। कोर्ट डिफेंस की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट थी, एज फैक्टर है और दिव्यांगता का है, इस वजह से सजा कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर उनका ये था कि जेबीटी केस के अंदर वो ऑलरेडी सजा भुगत चुके हैं, इसलिए वो सजा उसके अंदर काउंटेड होनी चाहिए। हमने दोनों बातों का जवाब दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया, दोनों केसों में सजा अलग चलेगी। हाथ के हाथ ही हमने कह दिया कि जी दिव्यांगता का और एज फैक्टर का, क्योंकि कानून में जब कोई प्रावधान नहीं है तो इसलिए मिनिमम सजा नहीं हो सकती। एक तो एज का हवाला दिया है, 87 ईयर्स मेरी एज है। 2013 में मैं 60% डिसेबल सर्टिफिकेट मेरे पास था रामनलोई हॉस्पिटल का, क्योंकि मैं डिसेबल हूँ। बचपन से ही मेरे को लकवा हुआ पड़ा है, पैरालिसिस है मेरे को पार्ट में। और इस टाइम मेरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो 90% डिसेबिलिटी का है। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकता, खुद डेली के जो नेचर के काम होते हैं वो नहीं कर सकता। तो ये सब बातें कोर्ट के सामने रखी गई। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.